बेटा हमने अपना टॉपिक शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, रेगुलेटर्स फॉर कंपनीज जो एज ए पर्सन, एज ए आर्टिफिशियल पर्सन इन द आई ऑफ लॉ ऑपरेट कर रही होंगी पाकिस्तान में, उनको रेगुलेट कौन करेगा, यानी उसके कवानीन कौन बनाएगा और उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कौन कराएगा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 तरह की अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने कंपनीज को दायरा इख्तियार में लेके आना है, कानून के दायरा इख्तियार में लेके आना है। नंबर 1, रजिस्ट्रार। हु इज़ रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार बेटा एक एम्प्लॉई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें, अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, ये कौन है? दे आर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनको डिफरेंट रोल्स असाइन किए जाते हैं। इसी तरह बेटा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ एन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट का एक अदारा है। रजिस्ट्रार इज़ द पर्सन हु इज़ एम्प्लॉय इन दैट इंस्टीट्यूट, just like your principal, just like your vice principal, just like your commissioner of traffic police, commissioner of police, ठीक है। तो they are the commissioners जिन्होंने जो कंपनीज के लिए कवानीन बनाए गए हैं उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराना, ठीक है। दूसरे नंबर में हमने पढ़ा SCCP। हु इज़ SCCP? इट्स एन इंस्टीट्यूट। इसका जो हेड ऑफिस है दैट इज़ इन इस्लामाबाद, और रजिस्ट्रार ऑफिस जो है 5 प्रोविंस में भी है और कुछ मेन सिटीज़ में भी है रजिस्ट्रार ऑफिस, जिसको रीजनल ऑफिस कहते हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रार बैठे होते हैं। जैसा कि उसका नाम है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का मेन काम कंपनी से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अपने पास रजिस्टर करना, ये उसकी मेन और कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। देखना कि कंपनी कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है। और SCCP कौन है? इट्स एन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट का एक अदारा है जिसने कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने। बिल्कुल वैसे जैसे नादरा इज़ एन इंस्टीट्यूट जिसने शनाख्ती कार्ड, नेशनलिटी से रिलेटेड जो मामला हैं उसके रजिस्ट्रेशन के कवानीन बनाने, कैसे फॉर्म फिल किया जाए, किस टाइम पर फॉर्म फिल किया जाए, कैसे वेरिफिकेशन होगी, कैसे पिक्चर उतरेगी, कितने अर्से में आपको इशू होगा और कितने अर्से तक वैलिड रहेगा। इसी तरह SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इसको कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जस्ट लाइक योर कॉलेज, जस्ट लाइक योर अकेडमी, दिस इंस्टीट्यूट, इसके अंदर रजिस्ट्रार हैं, इसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह SCCP ने कवानीन बनाने होता है। ये एक गवर्नमेंट के कानून के तहत, स्टैचूट के तहत स्टैचूटरी बॉडी है जिसने पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज है, प्राइवेट, पब्लिक, अनपब्लिक, पब्लिक लिस्टेड और पब्लिक अनलिस्टेड, इन सारी कंपनीज के लिए कवानीन बनाने हैं ताकि जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सोसाइटी है, उसको नुकसान ना पहुंच सके। बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना है, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना है, ठीक है जी। इसके बाद कोर्ट है जी, कुछ इख्तियारात कोर्ट के पास। अगर इन दोनों से रजिस्ट्रार ने कोई डिसीजन दिया, आप सेटिस्फाई नहीं है, आप कमीशन के पास जा सकते हैं। कमीशन ने कोई रूल पास किया या डिसीजन दिया, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। कंपनी के कुछ ऐसे मामला हैं जिसकी वजह से डायरेक्टर्स कोर्ट के पास जा सकते हैं, रजिस्ट्रार कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज़ हैं जिसको कोर्ट डील करता है। ये इंशाल्लाह भी देखते हैं इनकी पावर्स में। दूसरा सेक्शन है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार। बेटा हम क्यों पढ़ रहे हैं पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार? ये तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में एम्प्लॉयज़ हैं या जिसने कवानीन बनाने उसको सीखने चाहिए। हम क्यों सीख रहे हैं? अगर हम कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंपनी सेक्रेटरी का आमतौर पे काम करते हैं, लीगल पोजीशन है हर लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी होता है। उस कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है? जो भी कंपनी से रिलेटेड कवानीन है, लॉज हैं, उसको कंप्लाई करना। ये लीगल पोजीशन है लिस्टेड कंपनीज में, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है? उसने जो मामलात कंपनी के, जो डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रार को जमा कराने, वो रजिस्ट्रार को उसके टाइम से रिलेटेड, उसके टाइम टू टाइम उसको जमा कराता रहे। जो मामलात उसके कमीशन से रिलेटेड उसको पता होना चाहिए। तो बेटा वो कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा?
आप में से कुछ बच्चे होंगे जो डिफरेंट कंपनीज के सेक्रेटरीज बनेंगे। तो हमें पता होना चाहिए जब हम कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, हम कंपनी को रेगुलेट करा रहे होंगे, रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहे होंगे, तो हमने किस रेगुलेशन के लिए किस रेगुलेटर को अप्रोच करना, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं अगर हमें एक जगह से सोल्यूशन नहीं मिल रहा। दूसरे साइड पे आ जाएं, आप में से कुछ बच्चे SCCP में भी जॉब करेंगे, तो वहाँ पे एज ए रेगुलेटर आपको काम करना होगा, एज ए रजिस्ट्रार भी आप काम कर सकते हैं। आप में से कुछ बच्चे फर्म बनाएंगे, तो आप कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे होंगे, तो आपने डिफरेंट कंपनीज को जिनके कंपनी सेक्रेटरीज नहीं हैं या हैं भी, आप उन कंपनीज को जो अपडेटेड कवानीन है उससे कंप्लाई करवाना है। उन्होंने आपको फीस पे करनी है और आपने उनकी लीगल कंप्लाइंस की जिम्मेदारी लेनी है। आप उनके एम्प्लॉय नहीं होंगे, लेकिन आप उनको कंसल्टेंसी रोल में, चूँकि आपको लॉ का पता है, चूँकि आपको अथॉरिटीज़ का पता है, तो वो कंसल्टेंसी रोल में आपको हायर करेंगे। तो बेटा ये जो सब्जेक्ट है ये भी हमारा कोर सब्जेक्ट है। बाय लॉ कंपनीज ऑर्डिनेंस में और डिफरेंट जगहों पे बाय लॉ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक ख़ास पोजीशन हासिल है। जिनके पास ये नॉलेज है वो सोसाइटी में सर्व कर रहे होंगे। कॉर्पोरेट कंसल्टेंट इज अ प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरी इज अ प्रोफेशन, ठीक है जी। और हम खुद भी जब इंशाल्लाह बिजनेस करेंगे अपना, तो हमें पता होना चाहिए हमने कंपनी से रिलेटेड मामला जो है वो किस रेगुलेटर के साथ डिस्कस करने हैं। अच्छा जी, पावर्स एंड ड्यूटीज देखते हैं रजिस्ट्रार की। पहली पावर, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इंशाल्लाह इन अ डे और टू नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिटेल में पढ़ेंगे। इसको रजिस्टर कराना होता है। अब रजिस्ट्रार जो सारी कंपनीज का रिकॉर्ड रखता है, हर कंपनी जिसने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिन्होंने बनाया है, ये रजिस्टर होगा, यानी SCCP के पास आपकी कंपनी के मेमोरेंडम का रिकॉर्ड होगा। उसको रजिस्टर किसने करना है? रजिस्ट्रार ने। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको आपकी कंपनी को फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा कि आपकी कंपनी मार्ज वजूद में आ गई है। आप इसको अगर समझना चाहें आसान अल्फाज में, तो आप ये समझिए आपने नादरा के शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई किया, ठीक है। जब आप 17 साल के हो जाएंगे, कंडीशंस पूरी हो गई, 17 साल के हो गए हैं, आपने फॉर्म लिया, उस फॉर्म को फिल किया, फॉर्म को फिल करके आपने सबमिट किया। सबमिट करने में उन्होंने कहा जिसको वेरीफाई करा के लें, जो आपने हमें अपने इंफॉर्मेशन दिया, आप वेरीफाई करा के आए। उसके सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको CNIC इशू होता है। उस CNIC का मतलब क्या है कि अब आप मेजर हैं, अब आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, उसके ऊपर लिखा होता है आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाके काम कर रहे हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मेरे पास जो मेरा ID कार्ड है उस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी लिखा होगा, ठीक है। तो आपका जो ID कार्ड बनेगा उस पर पाकिस्तानी लिखा होगा। जब आपको मुल्क से बाहर जाना तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी लिखा होगा। तो मेरा जब पहला शनाख्ती कार्ड बना, ID कार्ड बना, तो उस पर नेशनलिटी में लिखा होता पाकिस्तानी, ठीक है। तो वो उस ID कार्ड का मतलब है मुझे एक लीगल हैसियत हासिल है, मैं केस कर सकता हूँ किसी पे भी और कोई मेरे पे केस कर सकता है। कानून की नज़र में आई एम अ पर्सन, लीगल पर्सन। इसी तरह कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक डॉक्यूमेंट, जिस तरह से हमें ID कार्ड मिलता है इस तरह रजिस्ट्रेशन एक डॉक्यूमेंट मिलता है और इसका स्टेटस लीगल हो जाता है। अब इस कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, ये कंपनी दूसरों पे केस कर सकती है। तो ये पावर किसके पास है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर करने की पावर रजिस्ट्रार के पास है, रिकॉर्ड रखेगा, बिल्कुल वैसे जैसे नादरा। फिर ये आपको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन देगा, उसका भी अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपकी कंपनी का, जैसे CNIC नंबर होता है उसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर होता है हर कंपनी का। दूसरी पावर देखिए, अगर क्या यकीनन आपने अपनी कंपनी का कोई ना कोई नाम रखना है, तो इस नाम की अप्रूवल की पावर किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास। अब नाम रखने का मतलब क्या है बेटा? अगर आप नई कंपनी बना रहे हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम मैकडॉनल्ड्स तो नहीं रख सकते। अगर मैकडॉनल्ड्स रजिस्टर्ड ऑलरेडी पाकिस्तान में एज ए कंपनी, तो आप अपनी कंपनी का नाम मैकडॉनल्ड्स रजिस्टर नहीं करा सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेप्सी कोला इंटरनेशनल या पेप्सी कोला प्राइवेट इंटरनेशनल, पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड है, और आप जाएं SCCP के पास कहीं भी, मैंने पेप्सी के नाम से अपनी
कंपनी रजिस्टर करानी तो रजिस्ट्रार आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर नहीं करेगा। तो रजिस्ट्रार इज़ द पर्सन जिसके पास सारी कंपनीज के नेम्स का रिकॉर्ड होता है। जब वो आपका नाम रजिस्टर करने लगता है तो वो देखता है कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, उस नाम की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नाम कैसा होना चाहिए इंशाल्लाह ये हम लेटर स्टेजेस में सीखेंगे ब्रीफली। ये वो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरी कंपनी से सिमिलर हो, या आपकी एफिलिएशन किसी गवर्नमेंट ऑफिस से, किसी आर्मी ऑफिसर से, किसी प्रेसिडेंट से, किसी प्राइम मिनिस्टर से, किसी कंट्री से आपकी एफिलिएशन जाहिर कर रहा हो, जिससे गलत फहमी पैदा हो सके कि ये फ़लाँ शख्स की कंपनी है। तो नाम चूज़ करने की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लॉज बने हुए, वो इंशाल्लाह हम लेटर स्टेजेस में पढ़ेंगे। लेकिन इसको रजिस्टर करने की पावर रजिस्ट्रार के पास है। अगर नाम रजिस्टर हो गया, बाद में पता चला इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, तो उस नाम को ऑल्टर भी कर सकता है रजिस्ट्रार। अब आपसे पूछेगा नहीं, वो कहेगा नहीं आई जी नाम प्लीज़ अपना चेंज कर लें अगर आपको मुनासिब लगे, तो नहीं, उसको पावर है, वो आपका नाम खुद से भी चेंज कर सकता है, ठीक है। और आपको ऑप्शन भी दे सकता है कि ये ऑप्शन से बताएं मुझे कौन सा नाम रखना है। तो पहली पावर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर करना और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना। दूसरी पावर नाम की रजिस्ट्रेशन और नाम को चेंज करने की पावर, ये रजिस्ट्रार के पास है। इसके बाद देखिए बेटा ये वैसे ही अल्टरेशन है। अगर आप देखें समटाइम इंसान भी अपना नाम चेंज कर लेते हैं, आप भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं, उसके कुछ लीगल वो तरीका कार है, नाम चेंज हो सकता है। आमतौर पर ख़वातीन का भी नाम चेंज होता है, वो अपना सर नेम चेंज करती हैं, ठीक है। सर नेम पहले उनके नाम के साथ उनके फादर का नेम आ रहा होता है, बाद में उन्होंने हस्बैंड का नाम करना। अगर नाम चेंज कराना तो नादरा में जाकर नाम चेंज करा सकते हैं। तो इस तरह कंपनीज भी अपना नाम चेंज करा सकती हैं। उसके बाद देखिए जी तीसरी पावर क्या है रजिस्ट्रार के पास, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटा वक्त के साथ साथ जिस तरह मार्केट में, जिस तरह इंडस्ट्री में बिजनेस करने की नेचर चेंज होती रहती है, नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, इसी तरह कंपनीज के भी जो मामला है उनमें जिद्दत आती रहती है। तो अगर कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे हमने इनको डिटेल में पढ़ना, लिखा हुआ जी कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल में डील करेगी, धागा बनाएगी। कुछ अर्से के बाद कंपनी को फील हुआ नहीं धागे से कपड़ा बना सकते हैं, तो ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसको चेंज कराना है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है और रजिस्टर हुआ, उसके अलावा कंपनी काम नहीं कर सकती। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये पहले नहीं मेंशन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में ये नहीं मेंशन कि कंपनी ने अब कपड़ा भी बनाना, तो ये पहले ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। जी आपके रजिस्टर में जो कंपनी का रिकॉर्ड था उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी सिर्फ धागा बनाएगी, अब हम उससे कपड़ा भी बनाना चाहते हैं। फिर आपके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है जी कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में सेल करेगी, अब हम एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स में जो चेंज कराना है, तो जो रजिस्ट्रार है जिसने आपका रिकॉर्ड रखा हुआ, आपने उसके पास से पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कराना है। जब कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज होगा फिर आप वो काम कर सकेंगे, उसके बगैर नहीं कर सकेंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों को अगर इनमें कोई चेंजेस आनी है तो इसके लिए भी किससे रब्ता करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार साहब को अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ लीगल इसके तरीक़ाकार है, उसको फॉलो करने के बाद आप उसको चेंज कर दें। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पावर किसके पास है, जिसने कंपनीज का रिकॉर्ड रखा हुआ है, रजिस्ट्रार, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, रिसीव नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक एग्जांपल दे देता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंपनी ने अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये रजिस्ट्रार को जमा करानी होती है कि देखिए जी हम ये कारोबार कर रहे हैं, हमारे कारोबार का प्रॉफिट और लॉस है। तो रेगुलेटर है ना जो कंपनीज को रेगुलेट कर रहा होगा। और एक एजीएम का लफ्ज़ मैंने लिखा हुआ है, एनुअल जनरल मीटिंग का। एनुअल जनरल मीटिंग हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी पूरा टॉपिक है जो हमने पढ़ना, बल्कि पूरा चैप्टर्स हम मीटिंग्स पे पढ़ेंगे। ब्रीफली ये बता देता हूँ, जो शेयर होल्डर्स हैं वो साल में एक दफ़ा लाजमी आपस में बैठेंगे, एक मीटिंग किया करेंगे। उस मीटिंग से रिलेटेड जो नोटिस हैं, कब मीटिंग होगी, कैसे होगी, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी रजिस्ट्रार को जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रार को कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, ये उसकी पावर है कि उसको जमा कराया जाए। कुछ वो आपको बाय
फोर्स या बाय पावर भी कह सकता है, एनफोर्स भी कर सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराएं, ये नोटिस भी जमा करें, डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराएं। जैसे हम आप बच्चों ने EFC में अगर MS ऑफिस को पढ़ा हुआ है या ईमेल सिस्टम का आपको पता है CC कार्बन कॉपी, तो जब एक डॉक्यूमेंट किसी एक शख्स को सेंड किया जाएगा तो कुछ ऐसी जगह लॉ में लिखी हुई है जहाँ पर रजिस्ट्रार को भी उसकी कॉपी सेंड की जाएगी। तो ये रजिस्ट्रार की पावर है जिसको लॉ में लिखा हुआ है। हम डिफरेंट जगहों पर जाके पढ़ेंगे कि ये प्रोसीजर है, नया शेयर कैपिटल इशू करना है तो ये प्रोसीजर है। उसमें से एक प्रोसीजर ऐसा होगा कि कमीशन से इजाज़त लें, कोई प्रोसीजर ऐसा होगा कि रजिस्ट्रार के पास इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराएं, उसको रिकॉर्ड इतने दिनों के अंदर प्रोवाइड करें। तो ये रजिस्ट्रार की पावर्स हैं जो हम इंशाल्लाह हर रिलेटेड चैप्टर में या टॉपिक में जाके पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब कंपनीज जब अपना कारोबार कर रही होती हैं, जिस तरह इंसान दूसरे इंसानों से कर्जा लेते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं, इस तरह कंपनीज भी कर्जा लेती हैं। और बाय लॉ ये इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हमने डिटेल में टॉपिक पढ़ना है। बाय लॉ जब भी कंपनी कर्जा लेगी, अपनी किसी ऑफिस को, किसी बिल्डिंग को, किसी एसेट को प्लेज कराएगी, मॉर्गेज कराएगी, तो लॉ ये कहता है कि आपने इसको भी, जो भी मॉर्गेज है, जो भी आपकी प्लेज है, उसको भी आपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना है। जब ये आप रीपेमेंट कर देंगे, कर्जा ख़त्म हो जाएगा, तब आपने दोबारा अपना रिकॉर्ड वहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है जी। तो कंपनीज की रेगुलेशंस हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने मुल्क से बाहर जाना, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो आपने अपना जाके CNIC में जाके चेंजेस करानी है कि जी मैं ओवरसीज पाकिस्तानी बनना चाहता हूँ, नया ID कार्ड बनेगा आपका, वो इशू होगा आपका नया ID कार्ड। इसी तरह बेटा कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, जब कंपनी कुछ ऐसे काम करेगी उसने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना जाके। जैसे अगर हम कर्जा लेते हैं तो अपने CNIC पे लेते हैं तो हमारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली FBR के पास चला जाता है कि इस नंबर पे, CNIC नंबर पे कर्जा लिया गया। लेकिन जब कंपनीज कर्जा लेंगी तो वो अपने रजिस्ट्रार, अपने रेगुलेटर को अप्लाई करेंगे और बताएंगे देखिए जी मैंने ये कर्जा लिया और इतनी अमाउंट का कर्जा लिया। ठीक है जी। इसके बाद इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब जब ये सारा काम हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल रजिस्टर हो गया, नाम रजिस्टर हो गया, चेंज करना वो भी कर लिया। अब पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि जब उसने कारोबार शुरू करना है तब वो अगेन रजिस्ट्रार से परमिशन ले कि मैं कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ। जब कंपनी ने कारोबार शुरू करना है तो उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे पब्लिक कंपनी पूरी करेगी, रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी तो रजिस्ट्रार इजाज़त देगा कि ठीक है आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ये पब्लिक कंपनी के लिए स्पेसिफिकली है। जब उसने बिज़नेस शुरू करना है तो शुरू करने से पहले सर्टिफिकेट लेना है। देखिए जैसे उसने बिज़नेस रजिस्टर किया, ये देखिए सबसे पहला काम इनकॉर्पोरेशन, जब उसके नाम की रजिस्ट्रेशन हो गई उसके बाद वो अपने लीगल काम करते रहेंगे, प्लांट बाइट से मंगवाया, फैक्ट्री सेटअप की। लेकिन जब बिज़नेस शुरू करना है, कमेंसमेंट ऑफ द बिज़नेस करना है, लोगों की हायरिंग कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वेबसाइट बनवा रहे हैं, जब बिज़नेस शुरू करना है ना, बिज़नेस का मतलब क्या है, ख़रीदो फरोख्त करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। जब बिज़नेस शुरू करना है तो इनको बिज़नेस शुरू करने से पहले कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा रजिस्ट्रार से। पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट देखिए एक्सटेंशन इन AGM, एनुअल जनरल मीटिंग करनी थी फॉर एग्जांपल 28 अप्रैल को, लेकिन मुल्क में एहतजाज है, स्ट्राइक्स हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, नहीं हो सकती। तो अब आप रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे कि जी काइंडली हमारी जो AGM है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, साल में एक दफ़ा होगी और इसके दिन भी मुकर्रर है। हम इंशाल्लाह मीटिंग्स में जाके इसके डेज के ऊपर भी स्टडी करेंगे, कितने कितने दिनों में कब मीटिंग करने की ज़रूरत है। और अगर मीटिंग मुकर्रर वक्त पे नहीं हो रही, अनलिस्टेड के केस में रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो आपकी टाइम को एक्सटेंड कर सके। ठीक है, तो एक्सटेंशन इन AGM भी हो सकती है, लेकिन इसकी पावर किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास, अनलिस्टेड के केस में। तो अगर हम अनलिस्टेड कंपनी के सेक्रेटरी हैं या कंसल्टेंट हैं तो हमें रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है कि हमारी AGM में एक्सटेंशन दे दे। उसके बाद है इंस्पेक्शन एंड सीज बुक्स एंड रिकॉर्ड। कभी भी आके आपसे कह सकता है कि कंपनी का रिकॉर्ड चेक कराएं। अगर कोई रेगुलरिटी से सीज कर सकता है कि खबरदार हमारी इजाज़त हो गया किसी रिकॉर्ड को छेड़ा।
ठीक है। तो जितना भी कंपनी का रिकॉर्ड है, यहाँ से देख के लग रहा है जितना भी कंपनी का रिकॉर्ड है उस सब को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंस्पेक्ट करने की पावर है। जैसे छापा नहीं पड़ जाता जैसे घर की तलाशी का वारंट होता है, अरेस्ट वारंट होते हैं, इसी तरह रजिस्ट्रार के पास पावर्स हैं कि ये कंपनी के अंदर जाके उसके रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सके, उसके रिकॉर्ड को सीज भी कर सकती है अगर ज़रूरत महसूस करे तो बेटा ये 8 के करीब पावर्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी। अब इनमें से कुछ पावर्स ऐसी हैं जो आगे जाके डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कस हो रही होंगी। तो पहली पावर हमने क्या पढ़ी, अगर क्विकली रिवाइज करें, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन, कमेंसमेंट बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद नाम रजिस्टर करना है, चेंज करना है, मेमोरेंडम में चेंजेस करनी है, उसके बाद नोटिस रिसीव करने का पावर है इसके पास, इसने जितने भी मॉर्गेज है प्लज है उसको अपने पास रजिस्टर करना है, इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पब्लिक कंपनी के केस में, और एक्सटेंशन इन एजीएम और रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने की पावर है। अब देखते हैं बेटा पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एसएससीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर्स हैं। अब ये देखिए रजिस्टर्ड एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, अब इसको रजिस्टर करने की पावर रजिस्ट्रार के पास नहीं है, ये एसएससीपी यानी कमीशन ही रजिस्टर करेगा। तो कुछ पावर्स ऐसी हैं जो रजिस्ट्रार को दी हैं, कुछ पावर्स एसएससीपी ने अपने पास रखी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, अलाउ सर्टेन वर्ड्स इन द नेम ऑफ द कंपनी, अगर आपने आर्मी से मुमालसत करता हुआ कोई नाम रखना है, नेवी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एयरफोर्स, पाक एयरफोर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईएसआई लिमिटेड, किसी ऐसे नाम को चूज़ करना चाह रहे हैं जिससे गलत फहमी हो सकती है या अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि इस शख्स से रिलेटेड है, इस कंट्री से रिलेटेड, इस प्रोविंस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की एंटिटी है, अगर कुछ ऐसे नाम है वो आप यूज़ करना चाहते हो तो उसकी पावर्स एसएससीपी के पास, अगर वो समझे कि ये नाम अलाउ कर देना चाहिए तो अलाउ होगा, ये रजिस्ट्रार के पास पावर नहीं है, इसलिए सर्टन नेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अलाउ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, अब कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जैसे CNAC नंबर के ऊपर आपका एड्रेस होता है, टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, इस तरह कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, और रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी ने अपना रिकॉर्ड कराया होता है रजिस्ट्रार के पास। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना, अगर आप कराची में रजिस्टर्ड ऑफिस अब लाहौर में करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त कमीशन से लेनी पड़ेगी, उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो आपको परमिशन मिलेगी कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस अपना चेंज कर सकें। अगर आपको परमिशन नहीं मिलेगी तो आप नहीं कर सकते। अब इसमें कौन सी बड़ी बात अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने में, क्योंकि बेटा बाय लॉ जितने भी नोटिस जाएंगे एसएससीपी की तरफ से वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाते हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पे। अगर वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखें, एसएससीपी की वेबसाइट पे जाके देखें जी एबीसी कंपनी, उसका एड्रेस कहाँ पे, वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लेंगे और एसएससीपी से इजाज़त नहीं ली होगी तो क्या होगा, वो आपको नोटिस, लीगल नोटिस नहीं मिल सकेंगे। और दूसरा एसएससीपी ने कुछ चीज़ें देखनी होती है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने से पहले कि कंपनी क्यों चेंज करना चाहती है, अगर वैलिड रीज़न है तो चेंज करने देंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करने देते, क्योंकि वो उसकी बुनियाद है ना, जहाँ से वो कंपनी बिलोंग करी, जहाँ से वो कंपनी ऑपरेट हो रही होगी, उसको रजिस्टर्ड ऑफिस कहा जाता है और वो एक ऑफिस ही होता है। तो उसको अगर चेंज कराना है तो ये भी कमीशन के पास पावर है। उसके बाद हियरिंग ऑफ अपील अगेंस्ट रजिस्ट्रार्स डिसीजन, रजिस्ट्रार साहब ने एक डिसीजन दे दिया कि जी मैंने आपको ये नाम नहीं रखने देना, मैंने आपको ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस नहीं करने देनी, तो अब आप उसके खिलाफ कहाँ पे जाएंगे, अब आप कमीशन को अप्लाई करेंगे, जी देखें रजिस्ट्रार साहब ने ये डिसीजन पास किया, मैं इनके डिसीजन से मुतमिन नहीं हूँ, तो काइंडली मुझे नज़रसानी करें। तो आप उसकी अपील्स कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं एसएससीपी को, काइंडली इनके डिसीजन पर नज़रसानी करें, तो उसकी अपील की हियरिंग की पावर एसएससीपी के पास है। उसके बाद है जी प्रोस्पेक्टस फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर। प्रोस्पेक्टस क्या होता है थोड़ा सा समझ लें बेटा, आपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए सुना होगा एक प्रोस्पेक्टस होता है।
वो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसमें इंस्टीट्यूट की सारी डिटेल लिखी होती है, कब बना, इसके डायरेक्टर्स कौन हैं, इसमें टीचर्स कौन से हैं, क्लासेस कितनी हैं, लैब्स कितनी हैं, बच्चों के रिजल्ट्स कितने हैं, डिफरेंट किस्म की अट्रैक्शंस लिखी होती हैं, ये हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, डिटेल्स लिखी होती हैं इसमें, ताकि उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के लोग उस इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकें और फिर उसमें दाखिला ले सकें। इसी तरह बेटा जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है ना, वो बेसिकली कंपनी के मुताबिक कंपनी के बारे में बता रहा होता है, ताकि लोग उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ें और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, उसके शेयर्स खरीदें। तो उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा जा सकता है और क्या नहीं लिखा जा सकता, ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो रजिस्टर, ये जो प्रोस्पेक्टस है, इसको अप्रूव करना, जब कंपनी ने शेयर इशू करने हैं तो साथ में प्रोस्पेक्टस देती है अपने बारे में, उस प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना, ये पावर कमीशन के पास है, रजिस्ट्रार के पास नहीं है, क्योंकि पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इशू करने जा रहे हैं शेयर। तो जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे गलत फहमी पैदा हो, जिससे मिस गाइडेंस हो, जिससे डिसीजन गलत हो सके शेयर होल्डर का या इन्वेस्टर का। उसमें फैक्ट लिखा जाना चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो लाजमी लिखनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। तो ये कुछ ख़ास किस्म की गाइडेंस है, वो फिर कमीशन चेक करता है क्या इस कंपनी ने उन सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया। अगर सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है तो फिर कमीशन उसके प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कर देगी। तो इसको कहते हैं अप्रूव प्रोस्पेक्टस फॉर इशूएंस ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी के केस की बात कर रहा हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, पब्लिक कंपनी ही शेयर्स को इशू कर सकते हैं और उसके लिए भी पहले लिस्टेड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंशन एंड एजीएम, लेकिन लिस्टेड कंपनी की अगर एजीएम में एक्सटेंशन करानी है और आप लिस्टेड कंपनी को रन कर रहे हैं तो आपने कमीशन को अप्लाई करना है। अनलिस्टेड कंपनी होती, प्राइवेट कंपनी होती तो रजिस्ट्रार की पावर है। लिस्टेड कंपनी के केस में कमीशन ने ये पावर्स अपने पास रखी हुई हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा जी, कंपनी को फोर्स कर सकती है कमीशन कि एजीएम करें। अगर कंपनी ने एजीएम नहीं की तो कंपनी को फोर्स के इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन कॉलिंग मीटिंग, अगर कंपनी डिफॉल्ट किया, मीटिंग नहीं की, तो फोर्सफुली मीटिंग करा सकती है कमीशन। और शेयर होल्डर का मिलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे मामला था कंपनीज के जो शेयर होल्डर की मीटिंग्स में ही डिसाइड होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना, डिविडेंड को अप्रूव करना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम लेटेस्ट स्टेजेस में पढ़ेंगे। उसके लिए एजीएम का होना ज़रूरी है, शेयर होल्डर्स का बैठना, मिल के बैठ के फैसला करना ज़रूरी है, उनको उनके नॉलेज में कुछ चीज़ें लाना ज़रूरी है। अगर कंपनी उसमें डिफ़ॉल्ट करे, कंपनी का मतलब डायरेक्टर्स डिफ़ॉल्ट करे, नहीं करा रहे मीटिंग, कुछ ऐसे मामला जिस पर डायरेक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ है, जो शेयर होल्डर्स को नहीं बताना चाहते, तो इस केस में कमीशन डायरेक्ट कर सकती है कंपनी को, ऑर्डर दे सकते हैं कि चलें एजीएम कराएं। तो ये भी पावर कमीशन के पास है। नेक्स्ट, अपॉइंट ऑडिटर इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे कंपनी अपनी जहाँ कमीशन को ये लगे, सस्पिशन आए कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत सबमिट की, ये लीगल जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा नहीं कर रहे, मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं, इन और इस तरह के कुछ और भी केसेस हैं, इंशाल्लाह हम लेटेस्ट स्टेजेस में पढ़ेंगे, जिसमें कंपनी के ऊपर एक ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। वैसे तो हर कंपनी ने अपना एक ऑडिटर अपॉइंट करना है, कमीशन भी कहते थे कि इसी ऑडिटर से कराएं अपना ऑडिट, और कुछ सर्टेन केसेस में कमीशन के पास ये पावर है कि इंशाल्लाह हम लेटेस्ट स्टेजेस में पढ़ेंगे इसको। और लास्ट पावर बताई गई है अप्रूव लोन टू डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स ने कंपनी से कर्जा लेना है, डायरेक्टर्स ने अगर कंपनी से कर्जा लेना है तो वो भी पहले कमीशन से अप्रूव करना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कंपनी के रिसोर्सेज ना यूज़ कर रहे हों, क्योंकि कंपनी में तो जनरल पब्लिक की भी इन्वेस्टमेंट है ना। अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात करें तो अगर ऐसी कंपनी है जिसमें लोगों के पैसे हैं और डायरेक्टर अपने नाम पे कर्जा ले, घर बना लें, गाड़ी बना लें, कंपनी का नुकसान होता रहे, तो फिर तो कुछ रेगुलेशंस रखने के लिए, कंट्रोल्स रखने के लिए ये पावर कमीशन ने अपने पास रखी। अगर डायरेक्टर्स ने कर्जा लेना है तो उसकी अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी, SACP से। चलिए जिसे आगे मूव करते हैं, कोर्ट के पास क्या पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोर्ट।
कोर्ट के पास पावर है कि नल एंड वाइड कर सकते हैं। कंपनी ने एक एक्टिविटी की है, काम किया, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं है या किसी भी स्टेक होल्डर ने अदालत में अप्लाई कर दिया कि ये काम कंपनी ने लीगली नहीं किया या कुछ लोगों के राइट्स हैं उनका ख्याल नहीं किया, अगर भी ऐसी सिचुएशन है तो अदालत में केस फाइल किया जा सकता है और अदालत क्या करेगी, उन डिसीजंस को नल एंड वाइड यानी इनवैलिड कर देगी। किसको? नंबर 1, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ लेकिन उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आ गई, किसी एक डायरेक्टर ने, किसी शेयर होल्डर ने अदालत को केस फाइल कर दिया कि जी ये जो इलेक्शन हुआ है डायरेक्टर का ये इरेगुलर है। तो अदालत इस इलेक्शन को क्या कर सकती है, नल एंड वाइड कि नहीं जी इस इलेक्शन को नहीं माना जाएगा, दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। अदालत के हुक्म के मुताबिक या कमीशन के रूल्स के मुताबिक या कंपनीज एक्ट के मुताबिक दोबारा इलेक्शन कराएं। दूसरे नंबर पे जनरल मीटिंग और इट्स प्रोसीडिंग। जनरल मीटिंग हुई, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई है, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज रह गई। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर्स आएँ, एक कोरम होता है। जैसे घर में फैसला होना है तो घर में फैसले में कुछ लोगों का बैठना ज़रूरी है। अगर आपको ना बिठाया जाए, आप घर में छोटे हो, आपको ना बिठाया जाए तो कोई बात नहीं, फैसला हो गया, माना भी जाएगा। लेकिन जो ज़रूरी लोग हैं अगर उनको फैसले में ना बिठाया जाए तो उस फैसले को लोग नहीं मानते हैं या उसकी एक्सेप्टेंस कम होती है। फॉर एग्जांपल फादर के पास डिसीजन मेकिंग राइट है, फादर को ही नहीं बिठाया गया, जो मेजर स्टेक होल्डर उनको नहीं बिठाया गया फैसले में। तो इस तरह के जो फैसले हैं जो जनरल मीटिंग में किए जाए जो सब शेयर होल्डर्स के हक में नहीं है, जनरल पब्लिक के हक में नहीं है, एम्प्लॉयज़ के हक में नहीं है, कंपनी के हक में नहीं है। और इसके ऊपर कोई अदालत खुद थोड़ी देखेगी, सुओ मोटो भी ले सकती है। कुछ लोगों ने अदालत में जाके केस फाइल कर दिया शेयर होल्डर्स ने या फैक्ट्रीज जो इस फैसले से अफेक्ट हुए, जिनको नुकसान पहुंचा, वो अदालत में केस करेंगे तो अदालत उस जनरल मीटिंग के फैसलों को या उसकी प्रोसीडिंग्स को, प्रोसीडिंग क्या होती है, उसमें मिनट्स लिखे जाते हैं, लोग आते हैं, फैसले किए जाते हैं, आगे प्लानिंग की जाती है, उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स है उन प्रोसीडिंग्स को भी जो उसके बाद फैसले के बाद मामला होते हैं, फैसला कर लिया गया, शेयर इशू करेंगे, अब इशू कर दिए, ये फैसला किया, उस पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया, तो वो जो अमल दरामद है उसको और फैसले को और मीटिंग को भी अदालत क्या कह सकती है, इनवैलिड करार दे सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ सबूत देने पड़ेंगे ना अदालत को। कंपनी एविडेंस देगी कि जी हमने कोई लॉ की वायलेशन नहीं की, और जो फैक्ट्रीज हैं वो अपनी जस्टिफिकेशन देंगे और प्रूफ देंगे कि देखिए इन्होंने लॉ की वायलेशन की है, हमारे राइट्स को फॉरफीट किया है। तो इस केस में अदालत को अगर मुनासिब लगे और वो सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो मीटिंग है ये ठीक नहीं हुई, तो वो उसको नल एंड वाइड कर सकती है। सिर्फ 3 पावर्स दिए, ज़्यादातर पावर्स कमीशन के पास हैं, कुछ पावर्स दी गई है कोर्ट को। नेक्स्ट देखिए, रेजोल्यूशन टू चेंज शेयर होल्डर्स राइट। अब शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल मैं ब्रीफली इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। लेटेस्ट स्टेजेस में जब शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कुछ शेयर होल्डर्स हैं उनके पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं, ये भी एक किस्म है शेयर होल्डर। कुछ शेयर होल्डर हैं उनका राइट है कि वो वोट ही नहीं कर सकते। कुछ शेयर होल्डर्स उनको ये राइट दिया गया है, ये पॉसिबल है, उनको राइट दिया गया कि वो जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकें। कुछ शेयर होल्डर्स उनके पास राइट ही नहीं है मीटिंग को अटेंड करने का। तो अगर कोई ऐसी मीटिंग की गई है उसमें शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज कर दिया गया, तो जो शेयर होल्डर्स जिनके राइट्स को चेंज किया गया है अफेक्टीज क्या करेंगे, उनको उन्होंने जाके अदालत में केस कर दिया कि ये देखिए इन्होंने हमारे राइट्स में चेंजेस कर दिए जो गलत है। अगर अदालत इस चीज़ से कन्विंस हो जाए, इस अपील से, इस केस से हो सकता है रेजोल्यूशन जो दी गई है, जो रेजोल्यूशन टू चेंज द शेयर होल्डर्स राइट है, वो रेजोल्यूशन बाकी शेयर होल्डर्स ने पास की, चंद शेयर होल्डर्स को उससे नुकसान हुआ। अगर चंद जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी बात में वजन है, उनके राइट अफेक्टेड हुए हैं, कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो कोर्ट इनके केस करने पे बाकी जो लोग जिन्होंने रेजोल्यूशन यानी फैसला किया है, रेजोल्यूशन यहाँ पे लिख लें फैसला, ठीक है जी, डिसीजन किया जिन्होंने मिल के मुशावरत के साथ, इनके फैसले को नल एंड वाइड कर सकती है, इनवैलिड करार दे सकती है अदालत। यानी यहाँ पे इंसाफ मिल सकता है, ये कह सकते हैं। अगर किसी भी पार्टी के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, कंपनीज के साथ, या जो
स्टेक होल्डर्स, उनके साथ किसी के साथ इरेगुलरिटी हुई है, अनजस्टिस हुआ है, तो वो कोर्ट के पास अप्लाई कर सकता है इन 3 मामलों के लिए। डायरेक्टर्स के इलेक्शन को अवॉइड कराने के लिए, जनरल मीटिंग उसकी प्रोसीडिंग को अवॉइड कराने के लिए, और राइट्स के चेंज करने को अवॉइड करने। इसके अलावा जितने भी मामला है वो रजिस्ट्रार सुन लेता है या कमीशन उसको हैंडल कर लेता है। ये 3 मामला था जो अदालत की तरफ रेफर किए जा सकते हैं। बेटा लॉ में कुछ चैलेंजेस हैं, हमें उन चैलेंजेस को देखने की ज़रूरत है ताकि हम अपने इस पेपर को पास कर सकें। लेकिन ये समझ आसानी से आ जाता है, अगर आसान अल्फाज यूज़ किया जाए तो आसानी से समझ आ जाता है। तो सिर्फ समझ आने से तो पेपर पास नहीं होगा ना, हमने इस सब्जेक्ट को समझना भी है और पेपर भी पास करना है। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस सब्जेक्ट से? हमें एक तो अंडरस्टैंडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और दूसरा पेपर पास करना है। ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग इस तरह की कि इसमें से ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स हमारे साथ लाइफ टाइम रहे। बेटा हम सीख रहे हैं ना, सिर्फ पास थोड़ी होना है, हम सीख रहे हैं। जब हमारे अंदर स्किल आ जाएगी तो वो लाइफ टाइम रहनी चाहिए ना, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ पेपर पास करना, पेपर पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? स्पेसिफिकली मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ स्किल्स हैं। जी बेटा, हम बात करने लगे थे हमें इस सब्जेक्ट को समझना भी है और अपने एग्ज़ाम को भी पास करना है। तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें कुछ स्किल्स को अपने अंदर बिल्ड करना है। नंबर 1 बेटा, ये बड़ा गौर से देखिएगा, ये मैं ऐसी बातें करता तो नहीं, आमतौर पे बच्चे परेशान हो जाते हैं। रीजंस टू फेलियर हैं, जो बच्चे इन एरियाज़ पे काम नहीं करते तो वो फेल हो सकते हैं। नंबर 1 हमारी जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग ऑफ आंसर शीट। लॉ में स्पेसिफिकली जो आप आंसर शीट ड्राफ्ट कर रहे हैं, एग्जामिनर ने तो आपके आंसर शीट की बेस पे आपको मार्क्स देने हैं ना। अगर आपने टेंसेस की मिस्टेक कर दी, आपने वोकैबुलरी की मिस्टेक कर दी, आपने बाकी ग्रामर के एरियाज जो है उनकी मिस्टेक कर दी, अब स्टूडेंट यहाँ पे उनको लगता है कि वो ठीक लिख के आए। अक्सर स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो कहते हैं जी सर हम ये सब्जेक्ट 2री दफ़ा पढ़े हैं, 3री दफ़ा पढ़े हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से हमसे आप किताब का कोई भी सफ़ा पूछें, कोई भी कॉन्सेप्ट पूछें, हमें आता है, पता नहीं ICAP हमें क्यों नहीं पास करता। आपको आता है लेकिन ICAP ने आपके दिमाग में जो आइडिया है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, उसकी बेस पे पास नहीं करना। उसने पास करना है जो आपने अपने आंसर शीट में ड्राफ्ट किया है, इसकी बेस पे पास करना है। आंसर शीट की बेस पे जो लिखा हुआ है, अगर लिखा ही गलत है और वो गलत लिखा हुआ है, उसको समझ भी वैसी आई एग्जामिनर को जो आपने गलत लिखा हुआ है, तो वो तो आपको मार्क्स नहीं देगा। आपके जहन में आइडिया ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, लेकिन आप पेपर पे ब्लैक एंड वाइट पे उसको ठीक तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए अपने आइडिया को। तो बेटा ये 7 C's जो हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ी थी, आपकी जो राइटिंग है वो साफ होनी चाहिए, आपके टेंसेस ठीक लिखे जाने चाहिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। वो जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, वो आपने अपने ड्राफ्टिंग में यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जो कहा जाता है ना ला क्रैमिंग है, या इसको क्रैम करें, याद करें। आमतौर पे टीचर्स इसीलिए क्रैम करने का कहते हैं क्योंकि बच्चों की ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होती, रिप्रोडक्शन में मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको क्रैमिंग कहा जाता है कि बेटा क्रैम करें। अब से चंद साल पहले तक ये सब्जेक्ट क्रैमिंग बेस ही था, लेकिन अब चूंकि उसने केस स्टडीज डाल दी हैं, MCQs आ गए हैं, तो ये क्रैमिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग आ गया। अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो उसके बाद क्रैमिंग करनी है, तो कोशिश करें अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से करें। अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको लिखे हुए लगता है कि मेरी अक्सर टेंसेस की गलती हो जाती है, वोकैबुलरी गलती हो जाती है, तो फिर बेटा क्रैमिंग करनी पड़ेगी। जिन बच्चों की ड्राफ्टिंग अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, कतन आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आज हमने पावर्स देखे, उन पावर्स को कैसे याद रखेंगे? कोई लॉजिक्स तो है नहीं, लॉजिक डेफिनेटली जो ला बनाया है उसकी लॉजिक्स होंगे, लेकिन इन स्टेप्स को याद करना पड़ेगा। तो समझ के याद कर लें, ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
सिर्फ याद करेंगे तो वो भूल भी सकता है, एग्ज़ाम से पहले भी भूल सकता है, एग्ज़ाम के बाद तो भूल ही जाना है। तो फ़ायदा क्या होगा कि आपने 4 महीने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, आपके सीए में उसको रखा गया, आपने सिर्फ पास कर उसके बाद सब्जेक्ट को छोड़ दिया। नहीं, हमने यहाँ से विजडम लेना है, हमें यहाँ से शऊर लेना है, इस सब्जेक्ट की नो हाउ लेनी है हमें, जो हमें हमारे करियर में काम आ सके। तो पहला जो एरिया जहाँ बेटा हमें काम करना है, ड्राफ्टिंग ऑफ आंसर शीट्स, यानी हमारे जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, मैं आपकी वो आपके एलएमएस पे साथ साथ पे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से रखता रहूँगा। आपने उन क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ के ये नहीं देखना यार ये सवाल पढ़ा है, इसका जवाब तो मुझे आता है, यहाँ पे लिखा हुआ पावर्स ऑफ कमिश्नर रजिस्ट्रार बता दे मुझे आता है। तो बेटा आपने उसको लिखना है, लिख के अपने आंसर को अपने क्वेश्चन अपने सजेशन से कंपेयर करें। मैं ये जो स्लाइड्स देता हूँ ये बड़ी ब्रीफ लिखी हुई हैं, इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपके एलएमएस पे रख रहा हूँ। आपने स्लाइड्स यानी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से लेनी है और याद आपने नोट्स करने हैं। तो आप देखेंगे कि नोट्स में पैराग्राफ बने हुए हैं या सेंटेंसेस बने हैं, मैं उसमें से जो क्रक्स है वो निकाल कर स्लाइड्स में लिखता हूँ ताकि मैं उसको समझा सकूँ, ताकि मुझे सारी रीडिंग ना करनी पड़े। आपने उसको रीड आउट करना और उसकी तरह का आंसर तैयार करना। आई कैप के अपने में सजेशन सोल्यूशन अवेलेबल है। तो बेटा सबसे पहला एरिया हमारा ड्राफ्टिंग का है, हमें सब्जेक्ट को ड्राफ्ट करना आना चाहिए। दूसरा अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग केस स्टडी। कहा यह जाता है जी सब्जेक्ट समझ आ गए तो हम हर तरह के केस सॉल्व कर लेंगे ना बेटा। केस स्टडी को सॉल्व करने का भी एक तरीका है। आल्दो आपके कैफ 3 लेवल पे उतनी टेक्निकल केस स्टडीज़ नहीं आती, लेकिन स्टिल केस स्टडी में अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है। जब आप CFAP 2 की बात करेंगे, आपका एग्जामिनर बेसिकली CFAP 2 की बेसिस बना रहा है। CFAP 02 कॉर्पोरेट लॉ की बात करें, फिर जब हमने कॉर्पोरेट लॉ का CFA का पेपर दिया था तब ये गुड 80% 85% रिप्रोडक्शन था। हमें याद करना होता था लॉ और हम वहाँ पे रिप्रोड्यूस करके आते थे। चंद एक छोटी छोटी केस स्टडीज़ होती थी 15-20 नंबर की, वो ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो हम लॉ को याद करते थे और फिर वहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस करते थे। लेकिन जब आप बच्चे पेपर देने जाएंगे आजकल के दौर में, जैसे जून अटैम्प्ट है, दिसंबर अटैम्प्ट में, आपके पहुँचने तक भी यही रहेगा। रिसेंट पास में आपसे कोई 2-3 अटैम्प्ट्स पहले 2018 में या 2019 में आई बिलीव सो कॉर्पोरेट लॉ को बेटा ओपन बुक पेपर कर दिया गया। यानी CFAP 2 में आप लॉ की किताब कॉर्पोरेट लॉ साथ लेके जा सकते हैं, साल जाके ये लें जब आप पेपर करें। यानी सारा ही केस स्टडी बेस कर दिया, यानी अंडरस्टैंडिंग बेस, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं, किताब आपके पास आपके साथ है। ओपन बुक पेपर इतना चैलेंजिंग कर दिया पेपर कि आप अंडरस्टैंड करें, अपने नॉलेज को अप्लाई करें। तो यहाँ से हमने इसकी बेसिक्स बनानी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, इसको पढ़ना है वैसे कि ताकि CFAP में जब CFAP 2 में जाएं तो वहाँ पे जाकर हमें कोई डिफरेंट ना लगे, हमें पहले से अंडरस्टैंडिंग की आदत बनी हो, यही अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे भी जाके हमारे काम आए, ये ना यही सारा एरिया दोबारा पढ़ना पड़ जाए वहाँ पे, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग केस स्टडी, ये स्किल्स आपके पास आनी चाहिए। सॉल्विंग केस स्टडी मतलब आपने क्वेश्चन एंड आंसर, इसको क्या करना, आपने इसको रिलेट करना है। समटाइम ओपन एंडेड आंसर होते हैं, ओपन एंडेड, और समटाइम क्लोज एंडेड। जब वो कहता है डिस्कस करें, जब आपने डिस्कशन करनी है तो आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डिस्कशंस करनी है। अगर ये हो तो ऐसा होगा, ना हो तो ऐसा हो जाएगा। जब वो आपको स्पेसिफिक कर दे कि स्पेसिफाई टर्म्स, अब आपने सिर्फ टर्म्स बतानी है, उसने आपको स्पेसिफाई कर दिया। तो हमें अपनी केस स्टडी को समझने की ज़रूरत है कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। रेगुलेशंस पूछता है तो 4 नंबर है तो 4 रेगुलेशंस पूछेगा।
डिस्कशन का कहता तो हमने उसके मुताबिक अपने जवाब को ड्राफ्ट करना है। तो इन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर बेटा तीसरा चैलेंज इसमें एक्सटेंड है, कोर्स एक्सटेंड। हमारा ये सब्जेक्ट लेंथी है, तो जब कोर्स एक्सटेंड ज़्यादा है तो हमें रिटेंशन का चैलेंज आता है, रिटेंशन चैलेंज। तो हमने अपने कोर्स को रिटेन कैसे करना। तो बेटा ह्यूमन साइकोलॉजी हमने ओरिएंटेशन क्लास में आपसे डिस्कस की थी। वीकली रिवीजन, वीकली रिवाइज करें और टेस्ट दें। टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और दिल लगा के टेस्ट देना, ये नहीं मुझे आता समझ आता बस देख लेंगे हो जाएगा, नहीं, पूरे नंबर लेने की कोशिश करें। फिर आपने मंथली रिवीजन करनी है, जो पूरे महीने में पढ़ा उसको रिवाइज करें, तो आपके वो मंथली टेस्ट में कवर हो जाएगा। तो मंथली टेस्ट को ऐसे नहीं कि टेस्ट एक दिन पहले रात को बैठे जितना पढ़ा गया बस ठीक है और जाके पेपर दे दिया, लिखी जाएगी। सर ने कौन सा कुछ कहना, ऑनलाइन ही तो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कौन सा हमें आगे डांट रहा है। बेटा पेपर तो हमने पास करना है ना, चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे फिजिकल में पढ़े, पेपर तो पास करना है। टेस्ट तो टेस्ट है। अब हमारे पे ज़्यादा जिम्मेदारी, जितना टाइम दिया गया उतने टाइम में करें। हमारे सामने सुपरवाइजर भी नहीं है, तो ऑनेस्टी के साथ जो टाइम दिया गया उस टाइम में टेस्ट सॉल्व करें, विदाउट चीटिंग सॉल्व करें। हमने अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। यहाँ पे हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। जो टाइम लिखा वो उसी टाइम में सॉल्व करें, उसी फॉर्मेट में सॉल्व करें, उसको सबमिट करें, सोल्यूशन को चेक करके अपनी गलतियों को अवेल्यूएट करें। तीसरे नंबर पे बेटा मंथली रिवीजन के बाद मिड टर्म रिवीजन। जब आपके हाफ बुक टेस्ट होंगे तो ऐसा नहीं करना कि टेस्ट से एक दिन पहले बैठे हैं शुरू हो गए, नहीं, कम से कम 2-3 हफ्ते पहले आपको इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आपने 3 दफ़ा अपने कोर्स को रिवाइज कर लिया, चौथी दफ़ा आपने मॉक एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करना है। तो 4 दफ़ा आपने अपने कोर्स को रिवाइज करना, 1, 2, 3 एंड 4। फिर ये आपके पास रिटेन होगा। इसमें दिन बताए गए हैं, इसमें अथॉरिटीज़ बताई गई है, इसमें प्रोसीजर्स बताए गए हैं। जेनेरिक नॉलेज तो है नहीं, इकोनॉमिक्स की तरह, आगे बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसकी तरह कि आपने बस समझ लिया और अपने अल्फाज में लिखे। इसमें लॉ के कुछ अल्फाज यूज़ करना पड़ते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज है, पूरा एक प्रोफेशन है। तो उस प्रोफेशनल वर्ड्स को यूज़ करके हमने अपने आंसर को कंपोज करना, ठीक है। और उसके बाद 3 ये मेजर एरियाज हैं जिसमें आपने काम करना है। एक ड्राफ्टिंग, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग टू केस स्टडी सोल्यूशन, केस स्टडी को सॉल्व करने की अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा रिटेन करना है कोर्स को एग्ज़ाम तक। तो वो इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि जितनी दफ़ा आप उसको रिवाइज करेंगे उतनी दफ़ा आपके दिमाग में ये फ्रेश रहेगा। फिज़िकल क्लास में टीचर स्टूडेंट से फ्रीक्वेंटली फीडबैक लेते हैं, जो आपने तो बच्चा डर के कुछ ना कुछ याद कर लेता है। ऑनलाइन क्लास में हमें सेल्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। हमने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लेके आना है। देखिए हमारा ट्रैवलिंग का टाइम सेव हो रहा है, हमारा तैयार होने का टाइम सेव हो रहा है, आने जाने का टाइम सेव हो रहा है। हमारी फिज़िकल एफर्ट्स उस तरह से नहीं दरकार, बाइक पे जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं, हॉस्टल में रहें। हमारी ऑनलाइन में एफिशिएंसी एट पीक हो सकती है। तो जो ये ट्रैवलिंग टाइम सेव हो रहा है, हमारा जो तैयार होने का टाइम सेव हो रहा है, इसको आप प्रोडक्टिवली पढ़ने पे यूज़ कर सकते हैं। तो अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करें। ऑनलाइन लर्निंग में बेटा सेल्फ डिसिप्लिन जो बच्चे होते हैं ना, वो बासानी पास हो जाते हैं और वो इस टाइम को गनीमत समझ के प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करते हैं। हमने रिसेंट पास में ऑब्जर्व किया है कि ऑनलाइन लर्निंग वाले स्टूडेंट्स के भी सर्टिफिकेट मेरिट्स आना शुरू हो गए, ठीक है। तो आपने बेटा इस लर्निंग को, चाहे कोविड की सिचुएशन है, चाहे आपके इलाके की सिचुएशन है, आप घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, हॉस्टल की कॉस्ट अवॉइड करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग की कॉस्ट अवॉइड करना चाहते हैं, तो बेटा हम पे बिल्कुल जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट तक क्लोज सुपरविजन की आदत है। टीचर ने ज़बरदस्ती हमसे काम कराया, अब हम बड़े हो गए, अब हमें खुद के लिए पढ़ना है,
ठीक है, हमें सीखना भी है और एग्ज़ाम को भी पास करना है। ठीक है, बेटा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करें। आपको फर्स्ट टेस्ट आपको असाइन कर दिया गया था, आई होप सो आप सब बच्चों ने ऑनेस्टी के साथ सबमिट किया होगा, और अगर अभी तक किसी बच्चे ने सबमिट नहीं किया तो काइंडली आप अपना कोर्स तैयार करके उतने दिनों का आप उसको सबमिट करें। इंशाल्लाह हम अब आपके साथ MCQs टेस्टिंग भी किया करेंगे। ठीक है जी, कल की क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।